हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम शुरू करने वाले हैं प्लस टू का अकाउंट्स। आज करते हैं हम प्लस टू का फर्स्ट चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो भी बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो, और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली हम सभी ऑर्गेनाइजेशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी हो जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है मैक्सिमाइज करना अपने प्रॉफिट्स को, सेल को बढ़ा के या फिर कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना उनका मेन एम होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, बट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन एम होता है सोसाइटी के वेलफेयर का। मीन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो वो चलाई जाती हैं, या सोसाइटी ले लो या फिर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के खुद के मेंबर्स का वेलफेयर करने के लिए। उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का कोई मोटिव नहीं होता, वो सेल परचेज की और टेंशन नहीं लेते, वो जस्ट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब आगे हम करते हैं एक सिंपल सा मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, सोसाइटी के वेलफेयर और इसके मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। मींस इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसे ये नाम से ही क्लियर कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल। अब जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो कैसे चलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर की सैलरी तो होती है, लेकिन जो भी मरीज आता है उसका इलाज फ्री में होता है, उसको मेडिसिन वगैरह भी फ्री में दी जाती हैं, कुछ हद तक फ्री होता है, कुछ थोड़े थोड़े चार्जेस होते हैं वो, लेकिन जो मेन खर्चा होता है सारे का सारा वो डोनेशन के सर से ही निकलता है। मीन जो डोनेशन लोग उनको देते हैं उनका ही वो सैलरी अपने डॉक्टर्स को, नर्सिस को देते हैं और हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास चैरिटेबल स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज होती हैं चैरिटेबल, वो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उन बच्चों को जो नीडी हैं। और एक पर्टिकुलर क्लब हो सकता है सोसाइटी का, या फिर एक मोहल्ले का क्लब हो गया, एक सिटी का क्लब हो गया, या फिर आप बोल लो एक स्टेट का क्लब हो गया। ऐसे के क्लब होता है जो लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लब है खालसा एड, वो क्या है पूरी दुनिया में जब भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ जाकर वो हेल्प करते हैं लोगों की। कभी कहाँ पे बाढ़ आ गई तब भी वो बाढ़ की जो होते हैं पीड़ित, उनको हेल्प करते हैं, उनको फूड देते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं उनका, अगर वो फंस जाते हैं कहीं पे। और अब रिसेंटली जब कोरोना की इतनी मार आई है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह हमारे इंडिया में नहीं अवेलेबल हो रहे, तो खालसा एड वाले हो गए वो फ्री में सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कई गुरुद्वारा सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं, कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जो फ्री में लोगों को सर्विस दे रहे हैं। वो सारी संस्थाएं को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए, वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, आगे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं एनपीओ की। ये स्टडी करना बहुत जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, आपको हर एक चीज की, हर एक जो टर्म यूज होगी इसमें उसका मीनिंग क्लियर हो तो आप उसका ट्रीटमेंट सही कर पाओगे। ठीक है, हम इसमें 11 टर्म्स आपको पढ़ाएंगे जो बहुत ही जरूरी है चैप्टर को आसानी से समझने के लिए। ठीक है, ज़्यादा टर्म्स है, वैसे तो बहुत हो सकती हैं टर्म्स, लेकिन मैंने 11 चूज की हैं जो आपको आएंगी तो आपको तभी सम आपसे निकल पाएंगे। चलिए इनको शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं इनका मीनिंग और विद एग्जाम्पल के साथ।
सबसे पहली है हमारे पास टर्म्स है सब्सक्रिप्शन, जो बहुत ही जरूरी टर्म्स है, जिसकी कैलकुलेशन आपको पहले सम्स में बहुत ज़्यादा आएगी। इसकी कैलकुलेशन का ही एक मेथड्स है कैसे कैलकुलेट होती है। एनपीओ में, एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन मीन्स वो अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है ऑन रेगुलर बेसिस। जो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, सेमेस्टरली भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी बेसिस पर जो भी सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट पे किया जाता है उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जो वो क्लब के मेंबर बने रहे हैं जिससे साथ। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेवेन्यू होता है, मीन्स इनकम होती है, तो वो ये इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मंथली हर मेंबर से ₹500 चार्ज करती है, हर मंथ ₹500 चार्ज करती है, तो वो हमारा क्या हो गया, 500 सब्सक्रिप्शन हो गया जो मेंबर्स हर मंथ देते हैं। नेक्स्ट सेकंड टर्म है हमारे पास मेंबरशिप फीस। एनपीओ में मेंबरशिप फीस का मीनिंग होता है वो अमाउंट जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए पे करते हैं। ये वन टाइम पेमेंट होती है, मीन जब भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हो तब वो आपको पे करते हैं एज ए मेंबर बनने के लिए, ठीक है। मेंबरशिप फीस भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, तो इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही ट्रीट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने हर एक न्यू मेंबर से ₹1000 एज अ मेंबरशिप फीस चार्ज करते हैं। मीन्स जब भी कोई नया मेंबर आता है वो 1000 पे करके ही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो उनको बेनिफिट देंगे ना, बाद में ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट देती है, जैसे उसको लॉट ऑफ सर्विसेज देते हैं। उसमें लाइब्रेरी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, आप फ्री में जाके वहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब हाउस है, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो, वहाँ पर बातें कर सकते हो जो भी मेंबर्स हैं उन सबको। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास थर्ड, डोनेशन। डोनेशन मीन्स वो अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन को थर्ड पर्सन के द्वारा, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी हो सकती है, सर जो भी पर्सन है वो थर्ड पर्सन है, वो पे कर रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मीन उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए वो पैसे दे रहा है एज ए डोनेशन और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर परम ने हमें बिल्डिंग के लिए कुछ पैसे दे दिए, भी आप अपनी बिल्डिंग बना लो, मैं आपको 10 लाख रुपीस दे रहा हूँ। वो क्या हो गया, हमारे लिए होगी डोनेशन, वो स्पेसिफिक डोनेशन होगी, हम उसको यूज करेंगे एज ए बिल्डिंग, मीन्स जो बिल्डिंग बनाने के लिए ही उसको यूज कर पाएंगे और कहीं पे यूज नहीं करते। अगर तो डोनेशन जो होती है स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक मीन्स किसी स्पेसिफिक जब पर्टिकुलर एसेट के लिए की जाती है कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, आप बिल्डिंग बना लो, या फिर ये लैंड खरीद लो, या फिर कोई मोटर व्हीकल खरीद लो, या फिर जहाँ पर स्पोर्ट्स कोर्ट बना लो, कोई भी बास्केटबॉल या कुछ भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करते हैं। अगर डोनेशन नॉर्मल दी जाती है कि आपको मैंने डोनेशन दी, जो भी करना है कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, डोनेशन एज ए जो मर्जी करो, वो जर्नल डोनेशन होगी, उसको हम इनकम मानेंगे, ठीक है, उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करेंगे। ओके, फोर्थ टर्म कौन सी आ गई, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट वो अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पे करती है, उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट क्या होती है, कोई सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोसाइटीज में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनको थोड़े थोड़े अमाउंट पे करती रहती है एज अ ग्रांट, मीन्स वो ग्रांट देती रहती है कि ये काम कर लो, अब ये काम कर लो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट भी डोनेशन की तरीके से ही होती है। डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्सन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन देती है, जब जो गवर्नमेंट हमें पैसे देती है तो उसे हम गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं, होती वो डोनेशन ही है। वो भी दो तरीके की होती है, स्पेसिफिक और जर्नल। अगर तो गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक एसेट के लिए दी जाती है तो वो भी हम कैपिटल नेचर की मानेंगे और उसको बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। अगर गवर्नमेंट ग्रांट जर्नल दी जाती है, कोई उसमें स्पेसिफिक नहीं किया जाता किस एसेट के लिए दी है, तो उसे हम इनकम मानेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो आपके सिटी में कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल होगा, आपने देखा होगा, अब हॉस्पिटल में जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पर्ची के सिर्फ 10 रुपीज़ देने पड़ते हैं, 10 हो गए, 5 हो गए, कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आप एमरजेंसी में जाते हैं 24 आवर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, आपको कोई पैसा नहीं देना होता। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है।
अब अगर हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग की जरूरत है, मीन्स अब हमारा हॉस्पिटल जो है पुराना हो गया है, उसकी बिल्डिंग खराब हो गई है, तो नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो तब भी गवर्नमेंट ही पैसे देगी, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए देगी, बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने हमें पैसे बिल्डिंग बनाने के लिए दिए हैं तो वो एक कैपिटल रिसिप्ट हुई हमारी, तो कैपिटल रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे आगे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ टर्म्स, एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस मीन्स वो अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके मेंबर के द्वारा क्लब में एंटर करने के लिए पे करनी पड़ती है। मीन्स किसी भी तरीके से एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं वो, कि आप इतने पैसे दो तभी आप क्लब में आ सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस। ये भी वन टाइम पेमेंट होती है, ये बार बार नहीं देनी पड़ती, आप एक बार एंटर कर दो तो आपको वो एक बार ही पे करना पड़ेगा। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में जो एंट्रेंस फीस जो होती हैं वो रेगुलर बेसिस पर भी होती हैं, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, कि आपको बार बार देनी पड़ती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते किसी क्लब का तो वहाँ पे अकेले का अकेला एंट्रेंस फीस ही है बस क्लब में ज्वाइन रहने के लिए, सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई भी आपको कोई सर्विस वगैरह नहीं देंगी, वहाँ पर एंट्रेंस फीस ही है बस, वो रेगुलर बेसिस पर भी हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ट्यूटर्स वेलफेयर सोसाइटी में मेंबर को एडमिशन लेने के लिए ₹10,000 पर मेंबर देने पड़ते हैं। मीन्स जितने भी मेंबर आएंगे वो जब भी एंट्रेंस चाहते हैं ट्यूटर्स वेलफेयर सोसाइटी में तो वो अपना 10,000 रुपये देंगे एज ए एंट्रेंस फीस। अब जहाँ पर तो एक बार देने हैं पैसे, तो जो वन टाइम पेमेंट है, अगर तो वन टाइम पेमेंट है तो कैपिटल नेचर की हुई तो हमें कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। अगर तो रूटीन बेस पे ले रहे हैं, मीन्स रेगुलर बेसिस पे मंथली, डेली या फिर क्वार्टरली, तो वो होगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरेरियम। अब ऑनरेरियम वो अमाउंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को थर्ड पर्सन की सर्विसेज के अगेंस्ट उसे पे करना पड़ता है। मीन्स अगर आपका कोई स्टाफ नहीं है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, ना ही आपका मेंबर है, वो एक थर्ड पर्सन है, वो आपको कोई सर्विसेज दे रहा है, उसके अगेंस्ट आप उसको कुछ पेमेंट करते हो तो उसे हम बोलते हैं ऑनरेरियम। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कॉलेज में एक फेमस ऑथर आके अपना सेमिनार देता है, सभी टीचर्स को गाइड करता है कि कैसे टीचिंग करनी चाहिए, या फिर हम टीचिंग करते वक्त किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को कैसे टच में रहना चाहिए, बच्चों को कैसे आप मोटिवेट कर सकते हो, इन चीज़ों की गाइडेंस देता है, तो हम उस गाइडेंस के अगेंस्ट उस ऑथर को वो कॉलेज जो भी पेमेंट करता है उस पेमेंट को हम बोलेंगे ऑनरेरियम। इसे हम रेवेन्यू पेमेंट मानते हैं, क्योंकि जे एक बार देना जो उसने सर्विसेज दी उसके अगेंस्ट उसको हमने पेमेंट कर दी, तो वो रेवेन्यू पेमेंट मानी, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सेवंथ, लीगेसी। जब ऑर्गेनाइजेशन को किसी पर्सन के मरने के बाद उसकी बिल के अकॉर्डिंग उसके सभी एसेट्स मिलते हैं, अगर कोई भी एसेट हो, 1 हो, 10 हो, 50 हो, वो एसेट्स मिलते हैं, उन एसेट्स की वैल्यू को हम एज ए लीगेसी बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे राम ने अपनी बिल में अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्यूटरशिप्स वेलफेयर सोसाइटी के नाम कर दी होती है। अब जब भी राम की डेथ होगी तो वह सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्यूटरशिप वेलफेयर सोसाइटी को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को हम एसेट साइड एज ए लैंड और प्रॉपर्टी लिख लेंगे, एक एसेट क्रिएट कर देंगे, और लायबिलिटी साइड एक लेगेसी अकाउंट बना के एक लेगेसी का वो मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास दोनों साइड अब एंट्री आ जाएगी, जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, अगर 10 लाख है 10 लाख 10 लाख दोनों साइड आ जाएगा, तो एसेट्स लायबिलिटी हमारी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट हमारे इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 8th टर्म, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड सिमिलर ही होता है कैपिटल से, जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है कैपिटल फंड। इन अदर वर्ड्स, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज नोन एज कैपिटल फंड। मतलब जो एसेट्स हमारे पास ज्यादा हैं लायबिलिटी से, उस अमाउंट को जितने ज्यादा है उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि साल के अंत में ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपीज के और टोटल लायबिलिटीज है 6 लाख रुपीज की। अब हमारे पास कैपिटल फंड कितना आ जाएगा, वो कैसे निकालेंगे? कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब एसेट्स है हमारे पास 10 लाख के और लायबिलिटीज है 6 लाख की। 10 लाख से 6 लाख माइनस किए तो हमारे पास कैपिटल फंड कितना आ गया, 4 लाख।
ओके। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नाइन्थ, एंडोमेंट फंड्स। जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी एसेट एज ए गिफ्ट रिसीव होता है, उसे हम उस एसेट के अगेंस्ट में हम एक फंड क्रिएट करते हैं, उस फंड को हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड। अगर तो किसी की बिल से हमें एसेट मिलता है तो वो तो हमारी लेगेसी होगी। अगर कोई वैसे ही गिफ्ट कर देता है कि जी मेरा एसेट आज से आपका हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, एंडोमेंट फंड। उसको हम एंडोमेंट फंड में क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर पवन ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक 5 एकड़ का प्लॉट गिफ्ट कर दिया, तो अब हम उस प्लॉट की ओरिजिनल वैल्यू जितनी भी है एंडोमेंट फंड क्रिएट करके उसमें डाल देंगे और एसेट साइड एक लैंड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो एसेट्स हमारे लाइबिलिटी के साथ इक्वल हो जाएंगी, बैलेंस शीट हमारे का टोटल टैली हो गया। क्योंकि एंडोमेंट फंड जो है वो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे और एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10th टर्म, सेल ऑफ स्क्रैप। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उनको इनसे भी इनकम होती है सेल्स ऑफ स्क्रैप की। अगर हमारे पास कुछ भी स्क्रैप बड़ा है उसको हम बेचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास पुराने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या फिर कोई पुराना फर्नीचर फिक्सचर कोई पड़ा है जो बिकने लायक हो, लोहे की आइटम हो, कुछ भी, वो बेच के अगर कुछ भी पैसे मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। इसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही ट्रीट करेंगे। लास्ट और 11th टर्म्स है हमारे पास सेल्स ऑफ एसेट। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ओल्ड एसेट पड़ा है जो यूज नहीं हो रहा, उसे जब हम बेच देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ एसेट। अब सेल ऑफ एसेट में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ईयर +1 में बेचते थे ना, एसेट की सेल करते थे तो उसका प्रॉफिट लॉस निकालते थे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, और फाइनल अकाउंट में भी निकाला था, याद है। सेल ऑफ एसेट को हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं और इसको बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं एसेट साइड। और लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस होता है इसकी सेल पे, उसको हम एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, या एक्सपेंडिचर मान के उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर तो प्रॉफिट होता है तो वो इनकम साइड डाल देते हैं, अगर लॉस होता है तो उसको एक्सपेंडिचर साइड डाला जाता है। ये हमारी टर्म होगी। आगे हम करते हैं एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरह की होती हैं। पहली होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी होती है बैलेंस शीट। इनकी हम आगे सेपरेट और विद एक्सप्लेन्ड वीडियो भी बनाएंगे, जहां पर हम थोड़ा सा मीनिंग कवर कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक कैश अकाउंट होता है या कैश बुक होती है, वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। साल के दौरान जितनी भी रिसिप्ट आती है हमारे पास, उसे हम रिसिप्ट साइड डाल देते हैं और जितनी पेमेंट करते हैं उसको पेमेंट साइड डाल के दोनों का हिसाब रखते हैं। मीन्स इसमें जो बैलेंस निकलता है वो कैश या बैंक का बैलेंस निकलता है कि हमारे पास कैश कितना बचा है या बैलेंस बैंक कितना बचा है। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो है, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सारी की सारी इनकम क्रेडिट साइड डाल देंगे और एक्सपेंडिचर डेबिट साइड डाल देंगे, और इसमें प्रॉफिट की प्लेस में निकलेगा हमारे पास सरप्लस। सरप्लस मीन्स कि कितना अमाउंट ज़्यादा है, इनकम कितनी ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस पे, और लॉस की प्लेस में निकलेगा डेफिशिएंसी, मीन्स एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हो गए कंपेयर टू इनकम, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता क्योंकि ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम सरप्लस और डेफिशिएंसी निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो एज इट इज जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनती है वैसे ही बनेगी। एसेट साइड सारे एसेट्स आ जाएंगे और लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड एंड जो लायबिलिटीज है हमारी वो सारी लायबिलिटीज आ जाएगी। टोटल इसका दोनों का टैली होगा। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ की कैश बुक होती है। मीन्स कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इससे रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, वो पैसा चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर तो हमने रिसीव किया है मीन्स इनकम रिसीव किया है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, अगर एक्सपेंस है उसको पे किया है तो उसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। दोनों का ट्रीटमेंट हम सेम ही करेंगे, चाहे कैपिटल नेचर और चाहे रेवेन्यू नेचर के हो। हमें सिंपली ये रिकॉर्ड करना होता है कि कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है और कितने अमाउंट की हमने टोटल पेमेंट की है एक स्पेसिफिक पीरियड में। मेनली जो पीरियड 1 ईयर का होता है, आप 1 मंथ का 6 मंथ का क्वार्टरली भी बना सकते हैं, लेकिन ये होता कितना है 1 ईयर का होता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें
तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड होता है. ओके. In other words, it is just a summary of all cash transaction, including bank transaction, done by the organization during current financial year. मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होती है ऑल कैश ट्रांजैक्शन की, जिसमें बैंक की ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने की हो. पर्टिकुलर पीरियड मीन्स करंट ईयर, जो भी हमारा है करंट ईयर या फिर रिलेटेड पीरियड कोई भी हो सकता है. वो करंट ईयर मीन्स जिस साल की हम बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसे हम करंट ईयर बोलेंगे. अब हमारा कौन सा करंट ईयर होगा? अब हमारा करंट ईयर है 2021 टू 2022. मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक. ये हमारा कितना है? फाइनेंशियल ईयर हो गया. मीन्स फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो वो करंट ईयर हमारा ये बन जाएगा. अगला साल हमारा नेक्स्ट ईयर बन जाएगा और इसके पिछला साल जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा. ठीक है. सो करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी कैश रिसीव किया है और उसे हमने रिसिप्ट साइड लिख देना है, और जितना भी कैश हमने पे किया है उसे हमने पेमेंट साइड लिख देना है. ठीक है. ओके. इस अकाउंट को भी हम एंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ ही प्रिपेयर करते हैं. मीन्स एक ही बार, क्योंकि इसमें भी समरी होती है. हम डे टू डे तो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करते नहीं है. ओके. अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक को हम सेम तो बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वो क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक दोनों सेम ही इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं हमें, जैसे कि कैश और बैंक का बैलेंस, लेकिन दोनों अलग अलग काम करते हैं. जैसे कैश बुक में हम डेली डे वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश और बैंक से रिलेटेड हो, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते. हम जस्ट लेजर बैलेंसेस जो होते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको पोस्ट करते हैं. रिलेटेड लेजर जितने भी जो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो उनके बैलेंसेस को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पोस्टिंग कर देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. क्लियर. एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट कॉलम नहीं होता, कोई डेट का कॉलम नहीं होता. इसमें कैश बुक के डेट का कॉलम होता है. चलिए अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की फीचर समझ लेते हैं, जिससे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीनिंग और अच्छे से समझ लग जाएगा. पहला फीचर है हमारे पास ओनली समरी ऑफ ट्रांजैक्शन. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली होल ईयर के सभी कैश से रिलेटेड जो लेजर्स हैं उनके बैलेंसेस डाले जाते हैं. सिंपली उनके बैलेंसेस. तो ये क्या हो गया कि समरी होती है कैश ट्रांजैक्शन की. ओके. सेकंड है हमारे पास सेम ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर्स अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये नहीं देखा जाता कि ये कैपिटल नेचर से रिलेटेड है या फिर रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड है. जो भी अकाउंट का बैलेंस है वो अगर तो रिसीव हुआ है उसमें कुछ तो वो रिसिप्ट साइड आएगा, अगर पे हुआ है तो वो पेमेंट साइड जाएगा. दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रेवेन्यू हो. नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली कैश बिजनेस ट्रांजैक्शन. जिस भी अकाउंट की कैश से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन की डीलिंग हुई है उस अकाउंट से रिलेटेड ही हम बैलेंसेस कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालते हैं. कोई क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता. नेक्स्ट है फोर्थ इंक्लूडिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश एंड बैंक के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूड होते हैं. ठीक है. फिफ्थ फीचर है हमारे पास नाउन एज कैश बुक समरी फॉर एनपीओ. अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक समरी भी बोला जाता है एनपीओ में, बिकॉज इसमें सभी कैश इंक्लूडिंग बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ फीचर प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है. ये कैश बुक की तरह हम डेली बेसिस पे इसको प्रिपेयर नहीं करते. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ नो डबल एंट्री सिस्टम. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी होती है कि सभी रिलेटेड अकाउंट्स की. सो इसमें ओनली सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है. मीन्स उसके बैलेंसेस डाले जाते हैं ना अकाउंट के जिससे भी रिलेटेड हो. सो इसमें कोई डबल एंट्री इंक्लूड नहीं होता सिस्टम. ये सिंगल एंट्री पे ही काम करता है. क्लियर. अब आगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की थोड़ी सी लिमिटेशन भी समझ लेते हैं. फर्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम.
अब इसे हम फीचर भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें हमें रिकॉर्ड करते वक्त कुछ ध्यान ही देना होता कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, हमें कोई लेना देना नहीं, हम जस्ट कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिसिप्ट साइड कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन भी होगी ना अपनी, क्योंकि इसमें कुछ भी हमें पता नहीं चलता कि कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सभी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, तो वो कन्फ्यूज करती हैं जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट सेकंड लिमिटेशन है हमारे पास नो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली एंड ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में डाली होती है उस अकाउंट के ही बैलेंसेस डाले जाते हैं। तो अक्रूवल कंसेप्ट, तो जो भी अक्रूवल एस्पेक्ट्स है वो तो इसमें रिकॉर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन होगी। ये नेट इफेक्ट नहीं बताता आपको, ये जस्ट कैश का बैलेंस बताता है कि कैश आपके पास कितना बच गया और आपने कितना स्पेंड कर दिया या कितना रिसीव किया टोटल ईयर में। क्लियर? अगर आपको कैश एंड एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के मीनिंग का नहीं पता तो मैं आपको पहली वीडियो का अपना लिंक दे देता हूं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैश बेस अकाउंटिंग और एक्रूवल बेस अकाउंटिंग को। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप चेक कीजिए, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आपको। लास्ट एंड थर्ड लिमिटेशन है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए हमारे पास एक्चुअल सरप्लस और डेफिशिएंसी वगैरह चीजें निकल नहीं सकती रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। क्लियर? क्योंकि इसमें ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर तो सारे के सारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तभी हम नेट इफेक्ट पे निकल पाएंगे ना, कि हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, मीन सरप्लस हो रहा है या फिर डेफिशिएंसी हो रही है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं, कोई डेट वगैरह का कॉलम नहीं होता, क्योंकि इसमें हम लास्ट में जो बैलेंसेस है उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपल 4 कॉलम होंगे। पहला होगा कॉलम रिसिप्ट का, दूसरा अमाउंट का, और तीसरा पेमेंट का, और चौथा फिर अमाउंट का। पहला कॉलम है हमारे पास रिसिप्ट। रिसिप्ट में हमारे पास जहां से भी कैश आएगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो इनकम से हो, मीन्स किसी चीज़ की सेल कर रहे हैं, चाहे वो एसेट्स की सेल से हो, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, कुछ भी चीज़ हो जिससे हमें पैसे आ रहे हैं वो रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे, उसका बैलेंस उसी अकाउंट का, और अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे, और वो हमारा रिसिप्ट में। और पेमेंट साइड हम पेमेंट का अमाउंट लिखेंगे जिसको भी पेमेंट की हो, चाहे वो एक्सपेंसेस की पेमेंट हो, और चाहे वो परचेज ऑफ एसेट्स हो, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो, वो सभी के अकाउंट के बैलेंस हम लिखेंगे जो भी ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल अमाउंट की पेमेंट की है, अमाउंट में उसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लास्ट में एक एग्जांपल कर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और एक्सपेंसेस को कवर करने की। ऑलमोस्ट मैंने सभी तरह के इनकम और एक्सपेंसेस को कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से समझ लग जाए। एग्जांपल करेंगे, एक सरप्लस वाली और दूसरी डेफिशिएंसी वाली। एक में सरप्लस निकलेगा जिसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा इस अकाउंट का, और दूसरी साइड सरप्लस निकलेगा, डेफिशिएंसी निकलेगी जहां पर हमारा डेबिट बैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। पहले हम करते हैं सरप्लस वाला, मींस फेवरेबल बैलेंस। जो पहली एग्जांपल है हमारे पास जहां पर दिया हुआ है टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, मीन जो भी हमारे पास थले नीचे बैलेंसेस दिए हुए हैं वो हमारे पास या तो रिसिप्ट है या फिर पेमेंट है। आपने उसको एसेट्स लायबिलिटी या फिर एरा वगैरह कुछ नहीं समझना, सिंपल समझना है जो रिसिप्ट है और पेमेंट है, दोनों में से एक अकाउंट होगा, चूज करना पड़ेगा, आप नेचर देख के उसको चूज कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2021 25,000। अब ये तो सीधा ही ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दो बैलेंस दिए हुए हैं, एक बैंक का और एक कैश इन हैंड दिया हुआ है, एक कैश एट बैंक दिया हुआ है। दोनों ही बैलेंस हम अंदर डिटेल कॉलम में लिख लेंगे, मीन्स एक अंदर लिख लो और बाहर इसका टोटल लगा के लिख देंगे 1,75,000। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021, 21 to 22, 22 to 23, 3 साल की पेमेंट दी हुई है। हमें कुछ नहीं देखना, हमने तीनों ही पेमेंट अंदर लिख के इसका टोटल लगा के बाहर लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर हमारे पास 2021 उसका 5,000 आ गया। जो करंट ईयर है 2021 to 2022 उसका हमारे पास 5 लाख आ गया, और नेक्स्ट ईयर का हमारे पास 25,000 आ गया। इनका हमने टोटल लगाया, हमारे पास कितना आ गया 5,30,000।
नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। अब स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए चाहे चाहे किसी भी पर्पस के लिए हो, हमें ये मैटर नहीं करता। हमें जहाँ पर दिया हुआ है रिसीव, ये हमारे पास जो भी दिया हुआ है नेम अकाउंट के बैलेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये इतना अमाउंट हमने रिसीव या पे किया हुआ है, ठीक है। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है यहाँ पर, तो ये भी हम सिंपल रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो हम रिसीव करते हैं ना, चाहे वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो चाहे वो मेंबरशिप पर्सन के लिए हो, ठीक है। इसको भी रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर दो। टू सब्सक्रिप्शन फॉर द स्पेसिफिक सर्विसेज ₹10,000 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिशन फीस, ये है हमारे पास 15,000। अब एडमिशन फीस भी क्या है, ग्रुप में एडमिशन करने के लिए जो पैसे मेंबर द्वारा पे किए जाते हैं उसे एडमिशन फीस बोलते हैं। ओके, एडमिशन फीस भी हमारी रिसिप्ट होती है, तो इसको भी रिसिप्ट साइड लिख देंगे। जहां पर लिख दो टू एडमिशन फीस 15,000। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा एक्सपेंस होता है तो पेमेंट हो रही है, इसको हम पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय एडवर्टाइजमेंट अमाउंट आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट फीस, ऑडिट फीस भी हमारा एक्सपेंस है तो इसको भी हम पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय ऑडिट फीस अमाउंट में आ जाएगा 22,500। नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स, बुक्स हमारा एसेट्स होता है। अगर तो हमारे पास जो पेमेंट के लिए दिया हुआ है तो इसको हम क्या मानेंगे, बाय बुक्स जितनी भी है 5,700। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड अब कहाँ से भी रिसीव हो हमारे पास, वो हमारी इनकम होगी, रिसीव कर रहे हैं ना, तो इसको हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू डिविडेंड रिसीव अकाउंट कितना आ गया 11,000। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एसेट्स और पर्पस, स्पेसिफिक एसेट के लिए डोनेशन आई है तो रिसीव तो कर रहे हैं ना, डोनेशन तो हमें रिसीव ही होनी है, तो इसको भी हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एसेट 2,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोमेंट फंड, अब एंडोमेंट फंड में पैसे आ रहे हैं, फंड में हमारे पास पैसे आते हैं, इसको भी हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। जे भी आ जाएगा टू एंडोमेंट फंड 6,000। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी हमारी इनकम है तो रिसिप्ट हो रही है, रिसिप्ट को भी हम क्या करेंगे, इसको रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू एंट्रेंस फीस अमाउंट में आ जाएगा 35,000। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जर्नल डोनेशन, अब जर्नल डोनेशन हो रही है, वो भी हमें डोनेशन मिल रही है तो उसको भी, ये भी रिसिप्ट हो रही है हमारी, इसको भी रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे। टू जर्नल डोनेशन 60,000। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल ग्रांट्स, जितनी भी है ये 15,000 की, ये भी रिसिप्ट हो रही है, ग्रांट मिल रही है हमें गवर्नमेंट से, तो इसको भी हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू जर्नल ग्रांट 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रांट फॉर स्पेसिफिक एसेट और पर्पस, स्पेसिफिक एसेट के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है तो ये भी रिसीव ही हो रहा है ना हमें पैसा, तो इसको भी रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे। टू ग्रांट फॉर स्पेसिफिक एसेट्स कितना आ गया 1 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरेरियम, अगर आपको ऑनरेरियम का अभी तक मीनिंग नहीं क्लियर तो मैं आपको पहली वीडियो का आई बटन में लिंक दे रहा हूं जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी की बात की है, आपको टर्मिनोलॉजी समझाई है जो यूज़ करनी है हमने इनका एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्लीज़ आप उसको एक बार चेक कीजिए, आपको सारे मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, उनके ट्रीटमेंट भी हमने कुछ हिंट दिया हुआ उसमें, वो भी आपको समझ लग जाएंगे। ऑनरेरियम हमारा एक्सपेंस होता है तो इसको पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय ऑनरेरियम 6,900। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस है, इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय इंश्योरेंस 35,000। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया ना, इंटरेस्ट को पे करना, तो इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,250। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारे क्या होगी, रिसीव हो रहे हैं हमें पैसे, तो इसको हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू इंटरेस्ट रिसीव 13,000। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे डालते हैं, वो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो हम डाल रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट की वीडियो डालते हैं, अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडी की, और बुक्स भी सोल्यूशन कर रहे हैं दोनों बुक्स का, +1 की और +2 की। अब चेक कीजिए, रोज आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की परचेज हो रही है क्योंकि यहाँ पर उसने कैश ट्रांजैक्शन में दिया हुआ ना, टोटल पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ द कैश दी हुई है हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट परचेज हो रही है, एसेट की परचेज हो रही है, पेमेंट हो रही है मीन्स, तो इसको भी पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,58,000। नेक्स्ट है हमारे पास
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये भी परचेज हो रही है, एसेट की पेमेंट हो रही है, इसको भी पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 4,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास लिगेसी। लिगेसी हमारी क्या होती है, उसका मीनिंग अगर आपको नहीं क्लियर तो जो मैंने वीडियो आपको पहले लिंक में दिया आई बटन में वो चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो प्लीज़ उसको चेक कीजिए। आपको लिगेसी वगैरह का, ऑनरेरियम का, सब्सक्रिप्शन का, लाइफ मेंबरशिप फीस का, सभी का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब लिगेसी भी हमारी रिसिप्ट होती है, इससे हमें पैसा मिलता है, तो इसको भी हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे। टू लिगेसी अकाउंट 4 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमारी रिसिप्ट होती है, इसको भी रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे। टू लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो जो एक्सपेंस ही हुए ना हमारे, तो इसकी पेमेंट हो रही है, हमें कर रहे हैं हम, तो पेमेंट को इसको कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 125। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस रिसिप्ट्स। अब मिसलेनियस रिसिप्ट्स हो रही हैं तो ये भी रिसिप्ट साइड ही आएगी क्योंकि रिसिप्ट्स हो रही हैं। टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स 200। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूनसिपल टैक्सेस। अब टैक्सेस की तो पेमेंट होती है ना, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसको पे कर रहे हैं तो ये पेमेंट साइड आएगा। बाय म्यूनसिपल टैक्सेस 1,750। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, उसकी सर्विसेज लगाई हुई हैं, तो वो भी हमारी पेमेंट ही होती है न्यूज़पेपर की, तो वो भी हमारी क्या होगी, पेमेंट साइड आएगा। बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस है तो ये भी पेमेंट साइड ही आएगा। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 5,900। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये भी हमारा एक्सपेंस है। पोस्टेज टेलीग्राम में जब हम लेटर वगैरह भेजते हैं उस पर स्टैंप लगाते हैं ना, पोस्टेज और टेलीग्राम के खर्चे, वो सारे खर्चे इसको बोलते हैं पोस्ट एंड टेलीग्राम। ये भी हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट हो रही है तो इसको भी हम पेमेंट साइड ही लिखेंगे। बाय पोस्ट एंड टेलीग्राम 725। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये भी हमारा खर्चा ही होता है, इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 6,700। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइजेज एंड रिवॉर्ड्स। ये भी हमारा एक्सपेंस, हम प्राइस दे रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं किसी को, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय प्राइजेज एंड रिवॉर्ड 12,500। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट की परचेज हो रही है, पेमेंट हो रही है ना, तो पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 4,95,000। नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। अब रिसिप्ट तो हो रही है, हमारे पास कैश तो आ ही रहा है, किसी स्पेसिफिक फंड के लिए आए या किसी भी फंड के लिए आए, तो इसको रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू रिसिप्ट ऑन स्पेसिफिक फंड 75,000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट पेड। अब रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पेमेंट हो रही है तो इसको पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय रेंट पेड 24,600। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव कर रहे हैं तो जो हमारी इनकम है ना, हमने सबलेट की होगी अपनी बिल्डिंग थोड़ी सी, उसमें हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। कुछ जो हमने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है उसमें हम रेंट पे कर रहे हैं, तो जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो हमारी इनकम हो, मतलब हमें इनकम होगी, रिसीव हो रहे हैं हमें पैसे, तो उसको हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे। टू रेंट रिसीव अकाउंट 18,000। नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये भी हमारा खर्चा ही होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो पेमेंट साइड आएगा। बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,900। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज। सैलरी भी हमारा एक्सपेंसिस है क्योंकि हम लोगों को सैलरी पे करते हैं ना, तो हमारा एक्सपेंस हुआ, इसको पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय सैलरीज अकाउंट 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब एसेट्स की सेल कर रहे हैं पुराने की, तो पैसे तो आएंगे ना हमारे पास, तो इसको रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट 7,800। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ स्क्रैप। अब स्क्रैप की सेल हो रही है तभी पैसे ही आएंगे, जब भी स्क्रैप बेचो तभी पैसे आते हैं, चाहे एसेट बेचो चाहे स्क्रैप बेचो, पैसे तो हमारे पास आने ही है ना, कुछ भी अगर हम बेचते हैं तो ये भी हमारा रिसिप्ट साइड ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, टू सेल ऑफ स्क्रैप 1,200। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब हम परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट हो रही है, तो इसको भी हम पेमेंट साइड ही लिखेंगे। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 75,600। और लास्ट में है हमारे पास एक्स लोन रीपेड। अब लोन रीपे कर रहे हैं तो ये भी हमारी पेमेंट हो रही है, तो इसको भी हम पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय एक्स लोन्स 60,000। अब हम रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का टोटल लगा लेंगे।
ताकि हमको पता चले कौन सी साइड बड़ी है। जो भी साइड बड़ी होगी उसका टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे और उसके बाद जो साइड छोटी है उसका टोटल से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब एंड में हमारे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैश इन हैंड हमारे पास क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 30,000। अब जो बैलेंस बचेगा वो किसका निकल जाएगा, बैंक का। ठीक है, सो पहले लिख दीजिए हम बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड कितना आ गया 30,000। अब रिसिप्ट साइड का टोटल हमारे पास आ गया है 17,72,200 और पेमेंट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 14,71,150 कैश का बैलेंस ऐड करने के बाद। ठीक है, अब जो रिसिप्ट साइड का टोटल हमारे पास ज्यादा आया है तो हम दोनों साइड उसका टोटल ही लिख देंगे 17,72,200 वो साइड टोटल में लिख देंगे और 17,72,200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14,71,150 तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ गया, हमारे पास बैंक का बैलेंस 3,01,050। अब हम एक एग्जांपल कर लेंगे जिसमें हम अनफेवरेबल बैलेंस के साथ करेंगे। ये तो हमारा फेवरेबल बैलेंस हो गया ना, बैंक का भी और कैश का भी। तो अब हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, सारी की सारी एग्जांपल डिट्टो है, जस्ट बैंक का बैलेंस चेंज करेंगे तो हमारा ये बैलेंस अनफेवरेबल हो जाएगा। देखिए कैसे। अब पिछली एग्जांपल में हमारे पास बैंक का बैलेंस दिया होता है 1,50,000, लेकिन इस एग्जांपल में हम उस बैलेंस को क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट बना देंगे। कितने का, 9,95,079। अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। पहले एग्जांपल में हमने फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ था, वो तो रिसिप्ट साइड डाल दिया हमने क्योंकि वो फेवरेबल था। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट है उसमें हमने पेमेंट करनी होती है तो वो हमारा ओवरड्राफ्ट जो है वो पेमेंट साइड आएगा। इधर लिख दो बैलेंस ब्रॉट ऑन कैश इन 25,000, वो जैसे लिखा ही था पिछली बार, और पेमेंट साइड लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 9,95,079। अब हम टोटल लगा लेते हैं रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का। रिसिप्ट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 16,22,200 और पेमेंट साइड का टोटल हमारे पास आ जाएगा 24,66,229। अब पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम दोनों साइड पेमेंट साइड का टोटल लिख लेंगे। ठीक है, 24,66,229। अब इसमें से हम रिसिप्ट साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, क्योंकि हमने कैश का बैलेंस ऑलरेडी पेमेंट साइड ले लिया है क्लोजिंग बैलेंस। तो जो हमने रिसिप्ट साइड का टोटल लगाया था वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से कितना है वो 16,22,200, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 24,66,229 से, तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया 8,69,029। ओके, अब जो जे हमारा बैंक का बैलेंस है, जे हमारा अनफेवरेबल बैलेंस आ गया। क्लियर। सो देखिए ये हमारा कैश का बैलेंस निकल गया। सो आज की वीडियो में इतना ही, आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग समझाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत चीजें एक्सप्लेन की है। तो आप वीडियो को देखें, एक बार या दो बार देखें, आपको अच्छे तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझ लग जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कीजिए हमें, हम कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। जो भी कन्फ्यूजन आपको हम उसको दूर करेंगे, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दूर करने की। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। मीन जैसे आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे ना, उसमें 3 टाइप के अकाउंट हमने किए हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होता है, तो इसको हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल। अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग +1 में अच्छे से नहीं किए तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तो पहले वो कर लीजिए अच्छे से, तो आपको सारी अकाउंटिंग समझनी उतनी ज्यादा अच्छी ईजी हो जाएगी। ठीक है, मैं आई बटन में अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो का लिंक दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ अकाउंट जो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स है, हमने 2 पार्ट में बनाया हुआ है, कवर किया है इसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को। अब मैं दोनों पार्ट का लिंक आपको दे दूंगा, आप प्लीज उसको चेक कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझाए हुए हैं आपको, तो पहले वो वीडियो भी आप एक बार देख लें। ओके, और इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर तो आते हैं, लेकिन इसमें ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएंगे, कैपिटल नेचर के रिकॉर्ड नहीं होते। जैसे हम P&L में भी रेवेन्यू नेचर ही रिकॉर्ड करते थे, इसमें भी रेवेन्यू नेचर ही रिकॉर्ड करेंगे।
रेवेन्यू नेचर मीन्स वो खर्चे और वो इनकम जो शॉर्ट टर्म होती है, इस साल के लिए ही है, बस नेक्स्ट ईयर में उसको नहीं यूज कर पाएंगे, या ना ही वो नेक्स्ट ईयर की है, वो उसे हम रेवेन्यू नेचर बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल नेचर वो एक्सपेंडिचर इनकम होती है जो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, जो फ्यूचर के लिए होती है, मीन्स इस साल भी यूज कर रहे हैं। जो भी एसेट्स की परचेज है वो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए परचेज होती है एसेट्स की, वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। हमने एक एसेट परचेज कर लिया, उसको 10 साल 20 साल तक चलाते हैं। लैंड है वो तो सारी उम्र चलती रहती है, ठीक है। अब जैसे हम लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों ही नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता था। हमें जस्ट अगर तो पैसे आ रहे हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, जा रहे हैं तो तब रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। कोई नेचर नहीं देखते उसकी, कोई ईयर नहीं देखते कि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं देखते। अगर हम इस साल में रिसीव कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर इस साल में पे कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इससे उल्टा है, उसमें हम ऑल एंड ओनली करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू नेचर के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं, ओके। अब ये बात हम ध्यान में रखना है ऑलवेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ एंड सिर्फ करंट ईयर के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएंगे, ओके। करंट ईयर मींस वो ईयर जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं, जो भी हम बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो हमारा करंट ईयर होता है, उसको हम करंट ईयर मानेंगे। जिस भी ईयर की बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके पिछले वाला साल हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा और उसके आगे वाला साल हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ओके। अभी हमारा करंट ईयर जो चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ये हमारा करंट ईयर है आज की डेट में देखे तो हम। अब आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिया होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला होगा। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी टाइप्स के बैलेंसेस होंगे, जिसमें जैसे हमने पीछे अभी क्लियर किया है कि चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो, चाहे कैपिटल नेचर हो, चाहे वो करंट ईयर के हो, प्रीवियस ईयर के हो, चाहे नेक्स्ट ईयर के हो, वो सभी प्रकार के आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती हैं। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, हमें उसमें से आइटम को छांटना पड़ेगा। जो रेवेन्यू नेचर की हो और करंट ईयर से रिलेटेड हो, वो ही आइटम हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूड है, ओके। बाकी ट्रांजैक्शन को और बाकी बैलेंसेस को हम इग्नोर करेंगे, वो उसको हम बैलेंस शीट में यूज कर सकते हैं, ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दोनों में। इस बात को हमेशा याद रखना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से वो ही अकाउंट के बैलेंसेस को उठाएंगे जो रेवेन्यू नेचर के हो और करंट ईयर से रिलेटेड हो। रेवेन्यू नेचर के हो और करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, वो नहीं उठाएंगे, ओके। उसको हम इग्नोर करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली करंट ईयर के सारे रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो रिसिप्ट ना हो, चाहे वो पेड हो और चाहे वो ना पेड हो, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का अमाउंट अभी रिसीव्ड हुआ चाहे पेड हुआ नहीं हुआ ये नहीं देखेंगे, हम उसको टोटल अमाउंट ही रिकॉर्ड करेंगे। जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर और इनकम बनता है उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी रिसीविंग वगैरह का ध्यान नहीं देंगे। कैश बुक में हम देखते हैं ओनली एंड ओनली जो पैसा आया उसको देखते हैं और पैसा गया, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रिलेटेड ईयर मींस करंट ईयर का टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर ही डालेंगे। अब जो तो अमाउंट हमने रिसीव किया होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिया होगा, वो तो वहां से ले लेंगे। अभी जो इस साल का एक्सपेंडिचर बच गया अभी तक रिसीव नहीं किया, या फिर इनकम बच गई अभी तक रिसीव नहीं की, उसको हम ऐड करेंगे ताकि हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सके अपने करंट ईयर का और इनकम भी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम सिर्फ एंड सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इनकम को ही रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो।
क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस है, मींस अक्रूवल अकाउंटिंग करते हैं इसमें। अगर आपको प्रिंसिपल भी क्लियर नहीं है अकाउंटिंग के, तो मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के वीडियो का भी लिंक आपको दे दूंगा, प्रिंसिपल भी चेक कर लीजिए एक बार, आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे सारे। ओके, अब इनकम एक्सपेंडिचर तो अक्रूवल बेस है, लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेस है। कैश बेस मींस जब हमारे पास कैश आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, जब जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। उसकी नेचर नहीं देखेंगे, उसकी टाइप नहीं देखेंगे, उसका ईयर नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे हम। अगर तो पैसे आए रिकॉर्ड कर लो, जा रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लो, सिंपल। अब लास्ट में एक और बात, जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और करंट ईयर के सभी एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, करंट ईयर से रिलेटेड सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम जब एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है तो उसे हम सरप्लस बोलते हैं। ओके, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस चीज को प्रॉफिट बोला जाता है। नेट प्रॉफिट बोल लो, जब फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट बोल लो, वो बाद में बात, अब प्रॉफिट बोलेंगे उसको। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बोलेंगे? सरप्लस। ओके, और जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम से तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है लॉस। ओके, अब आगे हम कुछ फीचर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। पहला फीचर है हमारे पास नो ओपनिंग बैलेंसेस। जैसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस डालते होते थे, वो कैश बैलेंस होता था ना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसमें ऐसा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करनी। सिंपल आप सीधे एक्सपेंसेस लिखो और डेबिट साइड एक्सपेंसेस सारे लिख दो, क्रेडिट साइड सभी इनकम लिख दो करंट ईयर से रिलेटेड। कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सेकंड फीचर है हमारे पास नॉन कैश आइटम। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम को भी इंक्लूड किया जाता है। मीन्स इसमें देखा नहीं जाता कि वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम इसमें एक्रूवल बेस अकाउंटिंग करते हैं। अगर रिसीव हो तब भी लिखेंगे, अगर नहीं भी रिसीव हो लेकिन करंट ईयर से रिलेटेड खर्चा है तब भी हम उसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास अक्रूवल बेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग पर ही काम करता है। मीन्स चाहे पैसे रिसीव हो चाहे ना हो, हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है और इनकम है, हमें रिकॉर्ड करना है। हमें ये नहीं देखना कि वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। वो कैश बेस अकाउंटिंग नहीं करनी, हमने करनी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल नेचर को हम इग्नोर करते हैं, वो बैलेंस शीट में जाएंगी। ओके, क्योंकि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था तब हम नेचर को ध्यान में नहीं देते। कोई भी पैसे आ रहे रिकॉर्ड करेंगे, जा रहे तो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कैपिटल के हो चाहे रेवेन्यू के हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जब बनाएंगे तो हम ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट है हमारे पास जहां पर फिफ्थ नंबर ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर के ही इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे। ना तो ये देखेंगे वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ना पेड हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं देखेंगे। वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो ही रिकॉर्ड करेंगे। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के खर्चे या इनकम को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे समझते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हमारे पास भी 4 ही कॉलम होंगे। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी 4 कॉलम होते हैं, इसमें भी 4 कॉलम होंगे, 2 डेबिट साइड और 2 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक पहला कॉलम आएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर का और दूसरा अमाउंट का। डेट का कोई कॉलम नहीं होता, क्योंकि जो ईयर ऑफ एंड पर समरी बनती है सभी अकाउंट के बैलेंसेस की, तो इसमें डेट तो आएगी नहीं, क्योंकि डे वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओनली ईयर एंडर पर जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के वो डालते हैं इसमें। ओके, और क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम आएंगे, पहला इनकम्स का और दूसरा अमाउंट का। जो भी इनकम्स होगी वो भी इसमें इनकम के बैलेंसेस डालेंगे क्लोजिंग पे, एंड पे, और उसके सामने अमाउंट लिख देंगे। डेट का कॉलम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, अब जैसे जो नेम से ही क्लियर है, एक्सपेंडिचर साइड में हम सभी एक्सपेंडिचर लिखेंगे, लाइक सैलरी, इंश्योरेंस, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मोबाइल चार्जेस एंड डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस,
सभी जो भी आपके माइंड में आते हैं वो सभी जो भी खर्चा हुआ जो हमारा रेवेन्यू नेचर का वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर लिखेंगे। और क्रेडिट साइड इनकम कॉलम में सभी इनकम्स लिखेंगे, जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स और रेंट रिसीव फ्रॉम हॉल, डिविडेंड रिसीव, जर्नल डोनेशन, मिसलेनियस इनकम्स। कुछ भी कोई मिसलेनियस शिफ्ट हो रही है हमें तो वो इनकम हुई ना हमें, हमारी जो भी रेकरिंग नेचर की इनकम्स होंगी वो सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में इनकम साइड आएंगी। इनकम सारी इनकम साइड आएगी और एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस साइड आएगा। ओके, अभी मैं एक आपको और टिप देता हूं, हिंट समझ लो, क्लू समझ लो। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि कंफ्यूज नहीं होना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो रिसिप्ट साइड दिया हुआ है वो इनकम साइड ही आएगा ऑलवेज, वो एक्सपेंडिचर साइड कभी नहीं जा पाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके इनकम से लिख सकते हो लेकिन वो आएगा कहाँ, इनकम साइड। रिसिप्ट हो रहा मीन्स हमें कमाई हो रही ना किसी जगह से, तो वो हमारा क्या आएगा, इनकम साइड आएगा। बस एक सेल ऑफ एसेट्स पे जो है ना वो लॉस निकालना पड़ता है, अगर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्सपेंडिचर चल जाएगा, अगर प्रॉफिट में रहता तो वो इनकम ही रहेगा। ओके, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो जो भी हमने पेमेंट्स की हैं, जो भी आप उसमें से शार्टोगे रेवेन्यू नेचर के, करंट ईयर के, वो सारे के सारे पेमेंट्स एक्सपेंडिचर साइड आएंगी, करंट ईयर की, रेवेन्यू नेचर की। ओके, मींस पेमेंट साइड से कोई भी आइटम इनकम साइड नहीं आ सकती और रिसिप्ट साइड से कोई भी आइटम एक्सपेंडिचर साइड नहीं जा सकती। ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नेम पढ़ते हैं और उसको किसी को इनकम मतलब रिसिप्ट कर रहे हैं हम पैसे उससे, लेकिन उसको एज एक्सपेंस ट्रीट करने लग जाते हैं। एक्सपेंस नहीं हो सकता, एक्सपेंस वो ही होता है जहां पर हम अपना अमाउंट स्पेंड करते हैं। इनकम वो होती है जहां पे हम अपना अमाउंट रिसीव करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हम रिसीव और पेमेंट का ही डिटेल बनाते हैं ना, तो जो पेमेंट किया वो एक्सपेंडिचर, जो रिसीव किया वो इनकम। ओके, सो चलिए अब एंड में हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको मीनिंग और क्लियर हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी समझ लग जाएंगे कौन सा ट्रीटमेंट कैसे करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो देखिए हमारे पास एग्जांपल में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जो आपने लिखा हुआ है सारा कुछ उसमें बताया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और साथ में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अब एग्जांपल में हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी साइड है, पहले तो हम रिसिप्ट साइड उठा लेंगे, उसमें से जो भी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है वो उसको वैसे ही डालेंगे। सो पहले रिसिप्ट साइड ले लेंगे और उसके रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होगी वो करेंगे और बाद में पेमेंट साइड लेके उसको ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड होगी उससे साथ करेंगे। सो पहले हम थोड़े से एडजस्टमेंट को रीड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल एडिशनल इंफॉर्मेशन में 9 एडजस्टमेंट दिए हैं, ए से लेके आई तक, उनको हम रीड आउट कर लेते हैं। जैसे पहले हमारे पास है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इंश्योरेंस एडवांस एट द एंड, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन। अब जो ए से ई तक तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, क्योंकि सैलरी, इंश्योरेंस और रेंट हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर। तो जब हम एक्सपेंडिचर का कॉलम ट्रीट करेंगे तो तब इन एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो नीचे है वो सारी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, एफ से लेके आई तक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, तो जब भी हम इनकम साइड पर पेयर करेंगे तो इनका ट्रीटमेंट करेंगे। सो चलिए हम अब इनकम साइड मीन्स रिसिप्ट साइड पहले उठाते हैं, उससे इनकम साइड पर पेयर करेंगे। ओके, अब देखिए रिसिप्ट है, सबसे पहले हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। लेकिन जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। ये कैपिटल नेचर की आइटम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ओके, तो इसको तो हम बैलेंस शीट में डालेंगे। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट का अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख। हम सब्सक्रिप्शन हमने टोटल जो रिसीव किया है वो बता दिया आपने 5 लाख। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट भी है नीचे। चलो नीचे देखते हैं हम एडजस्टमेंट। ऐप से लेके आई तक सारी की सारी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही है। तो पहले हम इनको सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को करेंगे, तब हमारा अमाउंट आएगा जो अब जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया पहले तो वो लिख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। उसमें हम ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग।
वो क्यों करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन का पूरा टॉपिक बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक कवर करूंगा सब्सक्रिप्शन के। जो भी आपको ट्रांजैक्शन सब्सक्रिप्शन की आएगी वो सारी कवर करेंगे, कैसे कैसे आपको लिखा होगा। तो इसमें जहां पर सिंपल सा नोट कर लो, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना होता है, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको लेस करना होता है। ओके, और उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग ऐड करना होता है, क्लोजिंग लेस करना होता है, जो आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट चलता है। ठीक है, अब देखिए रिसिप्ट है, सबसे पहले हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। लेकिन जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। ये कैपिटल नेचर की आइटम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ओके, तो इसको तो हम बैलेंस शीट में डालेंगे। सो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन 5 लाख रिसीव किया, उसमें से हम आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे 25,000 और एडवांस एट बिगिनिंग ऐड करेंगे 12,500। टोटल हमारे पास आ जाएगा 5,37,500 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है, वो 30,000 और एडवांस एट द एंड वो भी लेस कर देंगे 25,000। नेट हमारे पास सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा वो आ जाएगा 4,82,500। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास सब्सक्रिप्शन पेमेंट में दिया हुआ है एंट्रेंस स्लैश एडमिशन फीस। ये भी हमारी रेवेन्यू नेचर की होती है, तो इसको भी हम इनकम साइड लिख लेंगे। बाय एंट्रेंस एडमिशन फीस 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स 3,310 और बुक वैल्यू दी हुई है 2,500। अब इसमें से जो भी एसेट की, जब भी हम एसेट की सेल करते हैं उसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ही जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर तो लॉस होता है तो एक्सपेंसेस साइड लिखेंगे, मींस एक्सपेंडिचर साइड। अगर गेन होता है तो इनकम साइड। इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास गेन हो रहा है क्योंकि हमने 2,500 वाली आइटम 3,310 रुपए में बेच दी है, मीन्स 3,310 की बेची है 2,500 वाली आइटम, तो हमारे पास 810 का क्या हो गया, गेन हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय गेन ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट 810। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये तो हमारे जो पुराने ओल्ड पेपर इसको स्क्रैप बोलते हैं। इस पे तो जितना भी हमारा प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास एक्सपेंसेस होता है, उसके बदले में हमारी रद्दी बच गई वो हम बेच रहे हैं, तो स्क्रैप बेच रहे हैं, तो वो सारे का सारा अमाउंट ही ऐसे ही लिख हो जाएगा। बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,256 इनकम साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव फॉर हॉल। ये भी हमारी इनकम है, रेवेन्यू नेचर है, हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। हॉल दिया 1 मंथ पे किराए के लिए, उसको मिल गया 1 दिन के लिए दिया, 4 दिन के लिए वो नहीं बताया, हॉल को रेंट पे दिया तो हमें रेंट मिला, तो ये हमारी इनकम है, ये भी इनकम साइड लिखेंगे हम। बाय रेंट रिसीव फॉर हॉल 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,250। अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये भी हमारी रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसको हम इनकम साइड लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1,250। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड 2,510। ये भी हमारी इनकम है, इसको भी सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, बाय डिविडेंड रिसीव्ड 2,510 इनकम साइड। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल डोनेशन 50,000। जो जर्नल डोनेशन है वो रेवेन्यू नेचर की होती है, वो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम इनकम मानेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लिखेंगे। बाय जर्नल डोनेशन 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब ये क्या है, स्पेसिफिक एसेट के लिए डोनेशन है हमारे पास 10 लाख। ये हमारी इनकम नहीं है, हम एसेट ही बनाएंगे इसके। इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डालेंगे। ये कैपिटल नेचर की आइटम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट कोई छोटी मोटी होंगी, ये भी रेवेन्यू नेचर की होती है, तो इनको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे इनकम साइड। बाय मिसलेनियस रिसिप्ट 250। ये हमारी रिसिप्ट साइड कवर होगी। अब हम पेमेंट साइड की आइटम का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बाय सैलरी अकाउंट 2 लाख, लेकिन सैलरी की हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो उसको भी ट्रीट करेंगे। 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है बिगिनिंग वाला, वो तो हम लेस करेंगे
और जो एंड पे इस साल का आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करेंगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये ट्रीटमेंट कर देंगे। टू सैलरी अकाउंट लिख के 2 लाख लिख दो अंदर और लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5000। ये आ जाएगा 2 लाख 5000 और लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिगनिंग 3500 और लेस करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट बच जाएगा। वो अमाउंट साइड लिख देंगे हम 2,01,500। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की भी नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। इंश्योरेंस दी हुई एडवांस एट द एंड 500, मतलब एडवांस इंश्योरेंस बताया उसने 500। तो जो एडवांस है क्लोजिंग वो लेस होता है। ओके, तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंडिचर है तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस अकाउंट 2500 लेस करेंगे एडवांस इंश्योरेंस एट द एंड 500। तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगा बाहर अमाउंट साइड 2000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट। रेंट की है हमारे पास 60,000 और रेंट की भी नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दिया हुआ है 5000 और एट द एंड दिया हुआ है 10,000, दो दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग लेस होगा और एंड जो है ऐड होगा। अब रेंट का ट्रीटमेंट भी सेम सैलरी जैसा ही होगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो तो इस साल से रिलेटेड है, उसको ऐड कर देंगे। जो बिगनिंग है वो पिछले साल से रिलेटेड था तो उसको हम लेस कर देंगे और नेट करंट ईयर का अमाउंट डाल देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, सो रेंट लिख देते हैं टू रेंट 60,000 ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000 70,000 आ गया टोटल और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द इन द बिगनिंग 5,000। तो लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट साइड लिख देंगे 65,000। ओके, तो आपको ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है, हमने सभी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर लिया है। सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट जो एफ से लेके आई थी वो हमने सब्सक्रिप्शन साइड ट्रीटमेंट कर लिया। पहली तो सैलरी में होगी, फिर इंश्योरेंस में होगी, फिर रेंट में होगी। अब आगे आपको एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है, सारा सम जैसे हैं वैसे पढ़ते दबादब ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000। सीधा लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000। नेक्स्ट है बाय पोस्टल एंड टेलीग्राम 5,000 और ये भी ऐसे लिख देंगे टू पोस्ट एंड टेलीग्राम एक्सपेंडिचर साइड 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय मोबाइल एंड टेलीफोन चार्जेस अकाउंट 1,250। ये भी ऐसे लिख देंगे टू मोबाइल एंड टेलीफोन चार्जेस 1,250। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट फीस 3,200। ये भी सीधा लिख देंगे टू ऑडिट फीस 3,200। ये सारे रेवेन्यू नेचर के हैं जो बार बार रिपीट होने वाले खर्चे हैं मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो और ईयरली बेसिस पे। तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे और करंट ईयर से रिलेटेड होने चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेड 1,500। अब इंटरेस्ट पेड भी रेवेन्यू नेचर की है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट पेड 1,500। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे डालते हैं। वो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो हम डाल रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट की वीडियो डालते हैं, अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडी की, और बुक्स भी सोल्यूशन कर रहे हैं दोनों बुक्स का, +1 की और +2 की। अब चेक कीजिए, रोज आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरेरियम। ये भी हमारा खर्चा होता है। अगर आपको ऑनरेरियम का मीनिंग नहीं मालूम, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पहली वीडियो का लिंक पहले आई बटन में दे चुका हूँ। पहली बार उसको चेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा मीनिंग उसका क्या होता है ऑनरेरियम का। ओके, ऑनरेरियम हमारा एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो ऑनरेरियम 6,000। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है तो वो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे टू रिफ्रेशमेंट 250। और नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है क्योंकि एक एसेट क्रिएट हो रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म यूज करना है इसको। ये कैपिटल नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट एंड में बच जाता है हमारे पास बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब मिसलेनियस खर्चे जो हैं वो तो सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं। वो 50 रुपीज़ है, वो छोटे मोटे खर्चे हैं, तो ये भी हम सीधा लिख देंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 50।
सो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे और सरप्लस और डेफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले हम इनकम साइड का टोटल लगा लेते हैं। इनकम साइड का टोटल लगाने के पास हमारे पास अमाउंट आ गया 6,08,576। और अब हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगाने के बाद हमारे पास अमाउंट आ गया 2,95,750। अब जो भी टोटल ज्यादा आया दोनों में से वो हम दोनों साइड टोटल में लिख लेंगे लाइन लगाकर। ओके, तो हमारे पास टोटल आ गया इनकम साइड का ज्यादा, तो इनकम साइड का टोटल लिख लेंगे हमारे पास यहाँ पर 6,08,576, 6,08,576 दोनों साइड आ जाएगा। और जो एक्सपेंडिचर का टोटल है 2,95,750 वो लेस कर देंगे 6,08,576 से। तो हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा वो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सरप्लस की। वो हमारा कितना अमाउंट आ गया 3,12,826। ये हमारा क्या बच गया सरप्लस, जो बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल फंड में ऐड होगा। ओके, अब इस समय तो हमारे पास जो एग्जांपल में बैलेंस आया वो क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो हमारे पास सरप्लस निकल गया। अगर तो डेबिट बैलेंस आता तो डेफिशिएंसी निकलनी थी। आप ऐसे करो, हम इस सम को ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव है उसको चेंज कर लेते हैं, वो कर लेते हैं 2 लाख और सैलरी को कर लेते हैं 3 लाख। उससे क्या होगा आपके टोटल्स में फर्क पड़ जाएगा, तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगी डेफिशिएंसी। कैसे, ये देखिए। अब हम इस एग्जांपल में क्या मान रहे हैं कि सैलरी है वो 3 लाख हो गई हमारी, टोटल एक्सपेंडिचर है। तो जो सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव किया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चेंज कर देंगे ना, वो 2 लाख है। तो हम दो फिगर चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन में डेफिशिएंसी आ जाएगी। सैलरी में 3 लाख करो और सब्सक्रिप्शन में 2 लाख कर दो। और अब हम टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम इनकम साइड का टोटल हमारे पास आ गया है 3,08,576 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारे पास आ गया है 3,95,750। ओके, अब दोनों टोटल्स में जो है एक्सपेंडिचर का अमाउंट ज्यादा है टोटल का, तो हम एक्सपेंडिचर का टोटल दोनों साइड लिख देंगे 3,95,750 और 3,95,750। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनकम का टोटल 3,08,576। तो हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा दोनों से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 87,174। ये हमारा क्या आ गया डेबिट बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो लिख देंगे बाय डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर 87,174। ओके, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो। मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा इनकम एक्सपेंडिचर का मीनिंग, क्योंकि हमने बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई है। पहले तो मीनिंग कवर किया है, उसके बाद इसके फीचर्स कवर किए हैं, उसके बाद इसका फॉर्मेट कवर किया और एंड में इसके एक एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा समझाया है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो पहले एक बार वीडियो को रिपीट जरूर करें और एंड तक देख रहे हैं। तो अभी तक आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तभी आप एंड तक जुड़ पाए हो। और मैं आपको ये भी बता देता हूं एनपीओ को आप जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एनपीओ एक स्कोरिंग चैप्टर है। क्योंकि इसमें इस चैप्टर में से आपको मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मीन्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, इसमें भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। इसको ध्यान से करना है आपने। ओके, आपको एक चैप्टर करना है एज कंपेयर टू बैलेंस। जो हमारे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में आपको 5-6 चैप्टर करने पड़ते हैं। इसमें आपको एक चैप्टर करने से 10 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपका जो स्कोरिंग चैप्टर हुआ ना, तो इसे आप ध्यान से करें। तो आप सारी वीडियो अच्छे से देखें और नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। क्या होता है, कैसे मीनिंग है, उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट की सब्सक्रिप्शन की फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए, और कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। दोनों की अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन होती हैं, वो समझाएंगे, वो भी विद एग्जाम्पल समझाएंगे आपको, दोनों की एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। जब आप इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नीड होगी इसकी,
क्योंकि इसको कैलकुलेट किए बिना आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मैं ट्राई करूंगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। अगर तो बहुत बच्चे मांगेंगे तब मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ मैं नोट्स आपको फ्री दूंगा। अगर आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। जितने ज़्यादा हो गए उससे आपको फ्री नोट्स मिलेंगे इंडिविजुअल मेल्स में, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट रैकरिंग नेचर का सोर्स ऑफ फंड होता है जिससे बिजनेस अपनी डेली रूटीन के खर्चे निकाल सकता है, ठीक है। और आप इसको मीन सब्सक्रिप्शन को एनपीए के लिए एक इनकम मान सकते हो, रैकरिंग इनकम, जो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, सेमेस्टरली और ईयरली बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को होती है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए और रूटीन बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को एनपीओ मंथली, क्वार्टरली, सेमेस्टरली और ईयरली बेसिस पे कलेक्ट कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं सब्सक्रिप्शन की और वो मेंबर से उतना सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस अमाउंट के बदले जो सब्सक्रिप्शन हम चार्ज कर रहे हैं मेंबर से, उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को क्लब में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जो रूटीन में बेसिक फैसिलिटी चाहिए उनको वो सभी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास सपोज एक स्पोर्ट्स क्लब है जो एनपीओ है, प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें वो सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करके अपने मेंबर से जो डेली बेसिस के स्पोर्ट्स खेलने के लिए सामान चाहिए वो, या फिर ग्राउंड की मेंटेनेंस, या फिर बॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, शटल, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करती है अपने क्लब के मेंबर्स को। मीन्स बेसिक फैसिलिटीज देनी है अपने मेंबर्स को, उसके लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना। वैसे तो मेनली जो एनपीओ वो डोनेशन के ऊपर ही चलता है, लेकिन अगर डोनेशन पूरा साल ना आएगी तो एनपीओ चलेगा नहीं फिर। इसलिए वो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स से छोटा छोटा अमाउंट सब्सक्रिप्शन का लेते हैं ताकि वो रूटीन के खर्चे निकाल सकें। जो भी स्टाफ है उसके वेलफेयर के खर्चे हो गए, मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस निकल सके उनके, ओके। सो अब आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन का। अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, एक बार फिर सुन लीजिए। सब्सक्रिप्शन मीन्स वो अमाउंट होता है जो मेंबर्स अपने क्लब ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं बेसिक फैसिलिटीज के लिए, जो कि बिजनेस के बेसिक्स खर्चे, रूटीन के खर्चे हो सकें। सो अब आगे हम ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन समझेंगे कि सब्सक्रिप्शन का दोनों ही मेन अकाउंट्स में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा और कितना अमाउंट पोस्ट होगा। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको एनपीओ में 3 पीरियड का मेनली ध्यान रखना होता है। चाहे वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, चाहे वो किसी भी और एक्सपेंसेस का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, चाहे फिर किसी और इनकम का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, आपको बेसिक 3 पीरियड का मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उसका अमाउंट एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। वो कौन कौन से हैं? पहला पीरियड है हमारा करंट ईयर और दूसरा है प्रीवियस ईयर, तीसरा आता है नेक्स्ट ईयर। अब जो करंट ईयर है उसका मीन्स जिस भी ईयर की बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट ईयर। जैसे इस टाइम आज की डेट में हमारा जो करंट ईयर है वो है 2021 टू 2022 और सेकंड हमारा प्रीवियस ईयर वो होता है जो करंट ईयर के इमीडिएट पिछले वाला ईयर होता है। जैसे 2020 2021 हमारा प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2021 टू 2022 और जो प्रीवियस ईयर इसके पिछले वाला साल फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 2021, ओके। और नेक्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा जो थर्ड है हमारा, वो करंट ईयर के इमीडिएट नेक्स्ट ईयर होगा जो अगला साल होता है, ओके। लाइक अब हमारे पास जैसे 2022 और 23 तक का जो साल हुआ वो हमारा नेक्स्ट ईयर बन गया, ओके। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं करंट ईयर प्रीवियस ईयर की। सो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में बुक्स प्रिपेयर करने के लिए बोला है 2019 और 20 की,
तो वो आपके लिए क्या हो गया, करंट ईयर। जिस ईयर की भी आप बुक्स प्रिपेयर करते हो वो हमारा क्या होता है, करंट ईयर। और अब करंट ईयर के इमीडिएट पिछले वाला साल जो हमारा है प्रीवियस ईयर होगा, वो क्या हो जाएगा 2018 टू 19, ठीक है। वो हमारा क्या बन गया, प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर हमारा बन गया 18-19 और करंट ईयर हमारा है 19-20, ओके। और करंट ईयर के इमीडिएट नेक्स्ट ईयर जो हमारा है उससे स्टार्ट हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट ईयर्स। जैसे अब हमारे लिए 2021 क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, ओके। अब अगर इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन में 2017 और 18 ईयर दिया हुआ है वो भी हमारा प्रीवियस ईयर होगा। और अगर 2021 और 2022 दिया हुआ है वो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। जितने भी पिछले साल आए जाएंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर, जो अगले साल आएंगे करंट ईयर से नेक्स्ट वाले वो सारे नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे, ओके। अब ये तो आपको मैंने बता दिया फाइनेंशियल ईयर के बारे में। अगर तो आपको फाइनेंशियल ईयर दिया उसको हम रीड आउट करते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ऐसे रीड आउट होता है। लेकिन अगर आपको कैलेंडर ईयर दिया हो क्वेश्चन में, जो कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, कैलेंडर ईयर हमारा होता है जो 1 जन से स्टार्ट होता है, 1 जन टू 31 दिसंबर, ओके। तो अगर तो कैलेंडर ईयर दिया हुआ तो फिर आपको सिंपल ईयर दिया होगा, 31 दिसंबर 2020 दिया होगा, 2020 2021 नहीं दिया होगा, ओके। सो 2020 हमारा होगा और 2019 होगा और 2021 होगा। करंट ईयर हमारा बन गया 2020 और 2019 हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा और 2021 हमारा नेक्स्ट ईयर बन जाएगा, ओके। अब मैंने आपको बेसिक पीरियड समझा दिए जिसको आपने ट्रीट करना है। 3 पीरियड है, प्रीवियस पीरियड और नेक्स्ट पीरियड और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट पीरियड। अब इसके बेस पे ही हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगा, ओके। इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट और कितना अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा ये समझेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता उसमें कौन कौन से अमाउंट आते हैं, क्या क्या उसको डालते हैं, तो मैं आई बटन में ऑलरेडी वीडियो का लिंक दे चुका हूं। सेकंड वीडियो हमने कवर किया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग है, उसकी फीचर, उसकी एग्जांपल के साथ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उसका फॉर्मेट भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज उसको चेकआउट जरूर कीजिए इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, ओके। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट आएगा जो करंट ईयर में हमने रिसीव किया हो। टोटल रिसीव करंट ईयर में जितना भी अमाउंट रिसीव किया ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ काउंटिंग बुक्स, जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है वो सारे का सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, हमें कोई ईयर नहीं देखना, हमें जस्ट इतना देखना है कि अमाउंट रिसीव इस साल में हुआ कि नहीं हुआ। अगर तो इस साल में रिसीव हुआ तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर पिछले साल में रिसीव हुआ था तो उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगा तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास रिसीव होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। सो इसमें सिंपली टोटल अमाउंट आएगा हमारे पास जितने का भी रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट जितना भी रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ओके। चलिए अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम समझेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो अमाउंट जाना है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 शोइंग एज फॉलोइंग। अब इसमें लिखा है कि हमने रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन 2021 और 2022 में कितना ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव किया उसको हमने ईयर वाइज हमें दिया हुआ है। फॉर 2021 के लिए दिया है 10,000 और फॉर 21-22 के लिए दिया है 80,000, 2022-23 के लिए दिया है 8,000। और उसके अलावा हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021-2022 रुपीज 15,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दिया हुआ है 2020 का 2020 और 2021 के लिए 5,000 मीन्स प्रीवियस ईयर का एडवांस दिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है हमें। और एंड में हमें बोला है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जो अमाउंट डेबिट होना है वो कैलकुलेट करने को हमें बोला है। वो कैसे करना है चलो देखिए सोल्यूशन में। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लिख लिए कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका ऐसे नोट आ जाएगा ऊपर। उसके बाद आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर
इन करंट ईयर कितना है 2021 से 2022 में जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है करंट ईयर के लिए वो कितना आ गया हमारे पास 80,000 हमें दिया हुआ है ना 80,000 ओके। अब जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में कभी भी हमने अमाउंट निकालना उसमें वो अमाउंट आएगा जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। वो हम ये नहीं देखेंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या फिर करंट ईयर से रिलेटेड है। ऐसा कुछ भी हमने नोट नहीं करना कि क्या किस ईयर से रिलेटेड है, हमें तो जस्ट सभी अमाउंट को डालना है। अगर रिसीव्ड है ड्यूरिंग द ईयर तो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर 3 अमाउंट दिए हैं, हम ये तीनों के तीनों ऐड कर देंगे। सो जो करंट ईयर के लिए हमें अमाउंट दिया है उसमें हम ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020 टू 21 वो कितना है 10,000 उसको ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर 2022 टू 23 प्रीवियस ईयर का भी ऐड करेंगे नेक्स्ट ईयर का भी ऐड करेंगे, मैटर नहीं करता कौन सा ईयर है हमने रिसीव ड्यूरिंग द ईयर किया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में, वो सभी ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा उसको हम लिख देंगे द टोटल अमाउंट डेबिटेड टू रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट कितना आ गया 98,000 80,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 98,000 ओके। अब जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है वो तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में वो ही अमाउंट आता है जो हमने रिसीव किया हो। सो इनका ट्रीटमेंट तो इस क्वेश्चन में नहीं होगा जब हम सॉर्ट करेंगे इसको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के लिए। जब हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए निकालेंगे तो अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे ओके। चलिए अब आगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब ये जो चीज़ है हमारे पास अब सब्सक्रिप्शन जो हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। JNPO के सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में इसकी कैलकुलेशन आपको आएगी ठीक है। सो इसलिए बी अटेंटिव और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर हो सके। देखिए जैसे रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में हमने क्या किया था, टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन का रिसीव्ड जो हुआ था हमारे पास करंट ईयर में उस अमाउंट को रिकॉर्ड किया था जितने का रिसीव हुआ ओनली ओके। क्लियर है आपको, जो अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होगा वो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो और किसी भी चीज का हो ओके। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ना, करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन का अमाउंट उसको ही रिकॉर्ड करेंगे और किसी अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। करंट ईयर से रिलेटेड हो चाहे वो रिसीव हो चाहे वो रिसीव ना हो, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए बस उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने के लिए सिंपली आपको ये देखना होगा कि ये जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का वो करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं ओके। और इसको आप इतनी ध्यान से नोट डाउन कर लो, अपने माइंड में लिख लो, अपने माइंड में रिमेंबर रखना। जब भी आप सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे ये 4 पॉइंट आप अपने माइंड में जरूर रखना ओके। सबसे पहला पॉइंट, जब आपको क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर रिसीव दिया हो तो आपको क्या करना है, उसमें आपको ये तो बताया नहीं ना भी किस साल के लिए दिया, आपको बस इतना बता दिया कि टोटल अमाउंट रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जाएगा सीधा, वो तो आपको भूल जाओ। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने के लिए आपको जो अमाउंट प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में रिसीव हुआ है उसको भी माइनस करना पड़ेगा और जो अमाउंट नेक्स्ट ईयर का भी करंट ईयर में रिसीव हुआ है उसको भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। हमने वही अमाउंट डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो करंट ईयर से रिलेटेड हो ओके। जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने रिसीव किया इस साल में तो वो तो प्रीवियस ईयर का हुआ ना, और जो करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर का रिसीव किया वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हुआ, करंट ईयर से रिलेटेड तो नहीं ना हुआ, करंट ईयर में जस्ट हम रिसीव कर रहे हैं ओके। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर से रिलेटेड टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो, ये चीज़ हम नहीं देखते। ये सेकंड पॉइंट ऑलवेज माइंड में रखना कि वो रिसीव है नहीं है ये ध्यान नहीं देना आपने। अगर तो वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे ओके।
आगे हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने माइंड में रखना है। हमें करंट ईयर से रिलेटेड टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो, सारे के सारा टोटल अमाउंट चाहिए। तो इसमें हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी देखेंगे ना। फिर अगर जो हमारे करंट ईयर का कुछ अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे जो करंट ईयर में रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, तो भी हम टोटल अमाउंट निकाल पाएंगे करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन का। ओके, ऐसे ही फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो जैसे हमने करंट ईयर के में आउटस्टैंडिंग ऐड किया, वैसे ही हम प्रीवियस ईयर में अगर हमने कोई एडवांस में रिसीव कर लिया था इस साल से रिलेटेड, तो वो इस साल में ऐड होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी रिसीव्ड है प्रीवियस ईयर में, तो वो इस साल में हम ऐड कर देंगे ताकि हम टोटल अमाउंट करंट ईयर का निकाल सकें। जो प्रीवियस ईयर के में एडवांस था वो इस साल के तो लिए हुआ, इस साल का अमाउंट हुआ ना, तभी तो पिछले प्रीवियस ईयर में रिसीव किया था। ठीक है, तो उसे भी हम ड्यूरिंग द ईयर जितना रिसीव किया हमने करंट ईयर के लिए उसमें ऐड कर देंगे। ओके, आगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एग्जांपल करेंगे, जिससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन कैसे करनी वो और अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ओके, अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका ऑलरेडी लिंक दे चुका हूं, आप उसको जरूर देखिए। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई हुई है हमने, प्लीज चेक जरूर कीजिए उसको अगर आप चैनल पर नए हैं तो। पहले हम डिट्टो एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए ली थी, वो एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। उसमें से हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो उसी एग्जांपल में से कैलकुलेट करेंगे। तो अब बाद में आपको मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा जो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट होगी इससे। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ऊपर कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सबसे पहले हम जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है वो लिख लेंगे, जो करंट ईयर के लिए हुआ है वो कैसे लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम करंट ईयर 2021 टू 2022 80,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, या फिर प्रीवियस ईयर में रिसीव हो चुका है वो। जो सब्सक्रिप्शन इस साल का है वो आउटस्टैंडिंग वो हमें दिया हुआ है एंड में, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2021 टू 2022 के लिए है 15,000, उसको ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में ऑलरेडी रिसीव कर लिया है हमने, वो इस साल के लिए किया होगा ना, फॉर करंट ईयर 2020-21 में रिसीव किया, अब 2021 और 22 के लिए रिसीव किया, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पर रिसीव कर दिया है, तो जो पिछले साल में किया था वो भी ऐड करेंगे 5,000। जैसे हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया हुआ है ऑलरेडी 2021 के लिए, 2022 और 2023 के लिए जो रिसीव किया उसको हमने इग्नोर कर दिया, वो कहीं नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। सो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का, वो इन सबको ऐड करके आ जाएगा। उसके सामने हम लिख देंगे द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज विल बी 1 लाख। ओके, तो ये अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, 1 लाख रुपीज। बाकी हम सारा जो है दो अमाउंट इग्नोर कर रहे हैं, बाकी दोनों का ट्रीटमेंट हमने तीनों का कर दिया। क्लियर? अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, वो थोड़ी सी टफ है एंट्री से एग्जांपल। उसमें हमें क्या दिया हो देखिए, हमें दिया हुआ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 इज रुपीज 98,000। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दे दिया है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है आपने। ओके, उसके बाद दिया हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 10,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021-2022 के लिए दिया हुआ है 15,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2020-2021 के लिए दिया 5,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2021 और 2022 के लिए दिया 8,000। ओके, और हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोला है टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इस सब में हमारे पास क्या है, 5 टाइप के अमाउंट गिवन है जिसका हम प्लस और माइनस करके आंसर निकालेंगे। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे करना है। सबसे ऊपर लिख लो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
सबसे पहले हमारे लिए आ जाएगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ड्यूरिंग द करंट ईयर 2021 टू 2022, ये कितना है 98,000। अब उसके बाद हमें दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 टू 2021 10,000 मींस प्रीवियस ईयर। हमारा करंट ईयर कौन सा है 2021 टू 2022, जिसमें हमने प्रीमियम रिसीव किया सब्सक्रिप्शन, और प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 2021 हो गया, और नेक्स्ट ईयर 21 टू 22 हो गया। ओके, तो प्रीवियस ईयर का एक सब्सक्रिप्शन हमने इस साल में रिसीव किया होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, तो इस साल में अगर रिसीव किया तो वो ड्यूरिंग द ईयर जो जितना भी रिसीव किया हमने उसमें इंक्लूड है ना। सो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हम टोटल सब्सक्रिप्शन निकाल सके करंट ईयर से रिलेटेड। ओके, सो इसको लेस कर दो। सब्सक्रिप्शन सी फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए 10,000। अब उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 टू 2022 के लिए दिया है ₹15,000, ये तो इस साल से रिलेटेड है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड कर दो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2021-2022 15,000, और नेक्स्ट हमारे पास दिया सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस इन 2020-2021 ₹5,000। 2020-2021 हमारे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर है, तो ये प्रीवियस ईयर पिछले साल में हमने एडवांस में रिसीव किया, तो वो किससे रिलेटेड हुआ, इस साल से लिए रिलेटेड हुआ ना, करंट ईयर से रिलेटेड हुआ, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको भी ऐड कर दो। सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर 2021 के में रिसीव किया फॉर करंट ईयर 2021 और 2022 के लिए कितना है 5,000, और लास्ट हमारे पास अमाउंट बच गया सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस इन 2021 टू 2022 8,000 मींस इस साल में करंट ईयर में हमने एडवांस में रिसीव किया। एडवांस हुआ तो मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, इस साल से रिलेटेड तो नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्सक्रिप्शन सीव इन फॉर नेक्स्ट ईयर 2022-2023 के लिए कितना आ गया 8,000। अब हम 98,000 में 15,000 और 5,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,18,000। अब उसमें से हम लेस करेंगे 10,000 और 8,000, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1 लाख, जो हम करेंगे डेबिट क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो टोटल अमाउंट क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आ गया हमारे पास 1 लाख। ओके, अब जो मैंने आपको पीछे रीजन बता दिए क्यों कौन सी चीज़ ऐड हो रही है और कौन सी चीज़ लेस हो रही है। अगर आपको रीजन बेस समझना है तो जो आप वीडियो को अच्छे से समझे तो आपको रीजन बेस समझ लग जाएगा। अगर आपको रीजन बेस नहीं है, आपने सम ही निकालना है, कोशिश करना है कि बस सम निकालना है, तो आप इन चीज़ों को याद भी कर सकते हो। ऐड क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का, ये हमारा ऐड होगा। और लेस हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल में रिसीव किया उसको लेस करेंगे, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, इस साल का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे। ओके, जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020-2021 ₹10,000, आपको ये लिखा हो सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021 और 2022 की प्लेस पे आपको लिखा हो सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जहां फिर डेट मेंशन की हो सकती है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022। नेक्स्ट जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस इन 2020-21 5,000, ये एडवांस ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हो सकता है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस या सब्सक्रिप्शन सीव इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या सब्सक्रिप्शन सीव एज ऑन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस इन 2021 और 2022 ₹8,000। इसमें भी आपको लिखा दिया जा सकता है यहाँ पर इसकी प्लेस पे कि सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस क्लोजिंग, जब सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, या सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी किसी भी कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, लाइक करें,
वीडियो को, ताकि हमारे मोटिवेशन और मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।